दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक्स का अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एसआईपी के रूप में या लमसम के तरीके से, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा 10 स्टॉक्स 6 अलग अलग सेक्टर्स से जो ना केवल आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे बल्कि लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ अपॉर्चुनिटीज भी आपको यहाँ से मिल सकती हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं। आइए मिलकर सीखते हैं। अब दोस्तों, पहले हम सारे स्टॉक्स की डिस्कशन करेंगे, उसके बाद अंत में मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी को शेयर करूंगा कि आपको अलोकेशन कैसे रखनी है इन स्टॉक्स में। अब यहाँ पर जो पहला स्टॉक मैंने पिक किया है एसआईपी के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वो फार्मा सेक्टर से पिक किया है। यहाँ पर कंपनी का नाम है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप यहाँ पर देख पा रहे हो प्राइसेस। अगर मैं पिछले 5 वर्ष की बात करूँ तो यहाँ पर जो लो कंपनी ने हिट किया था वो 312 रुपीज़ का किया था, और हाई की बात करें तो 1072 रुपीज़ का है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पर आपको रेंज मिलता है। अगर आप स्टॉक एसआईपी करते हो तो इस बीच में आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट ज़रूर मिलता है, और उसी के साथ आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट से और भी दूसरे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि डिविडेंड इनकम के भी। यहाँ पर अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो एक वर्ष में 6.6% के रिटर्न्स, 2 वर्षों में 52.6% के रिटर्न्स, 5 वर्षों की बात करें तो 94.8% के रिटर्न्स, और 10 वर्षों की बात करें तो यहाँ पर 114.9% के रिटर्न्स कंपनी ने बनाकर दिए हैं। उसी के साथ कंपनी का स्टॉक जो है 1.01% का डिविडेंड यील्ड भी रखता है। तो हर साल इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पे मोटा मोटा 1% एज ए डिविडेंड इनकम मिल जाती है, और उसके साथ ये जो स्टॉक की अप्रिसिएशन है वो ऑन टॉप ऑफ दैट मिल जाती है। अब ये जो भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं कवर कर रहा हूँ, ये स्टॉक एज के प्लेटफॉर्म को रिफर करके कर रहा हूँ। और क्यों मैं इस प्लेटफॉर्म को रिफर कर रहा हूँ, इससे क्या एडवांटेजेस है और आप कैसे ये सारी प्रीमियम एनालिसिस को भी कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम थोड़ी देर के बात करेंगे। यहाँ पर आपको सेक्टर देखने के लिए मिल रहा है हेल्थ केयर, यहाँ पर आप इंडस्ट्री देख सकते हो फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स, और यहाँ पर अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर ठीक ठाक है। पीई रेशो की बात करें थोड़ा सा ज़्यादा मुझे ज़रूर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इंडस्ट्री पीई को देखोगे तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा है, महंगा है। और एसआईपी के लिए आपको कुछ महंगे शेयर्स मिलेंगे, कुछ सस्ते मिलेंगे। कभी महंगे में आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, कभी सस्ते में भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर मुझे कोई भी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं लग रही है। और इस प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी हमेशा 2000 करोड़ के ऊपर के नंबर्स को क्वार्टरली बेसिस पर रिपोर्ट करती रही है, तो ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात लगती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, प्रमोटर्स के पास सबसे ज्यादा 54.48% की है, और यहाँ पर आपको एफआईआई और डीआईआई की भी इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिलेगी। बिग बुल्स की बात करें, यानी कि कौन से बड़े निवेशकों ने यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है, तो उसमें एलआईसी ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट पेंशन फंड है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बड़े बड़े जो फंड्स हैं उनकी होल्डिंग, यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज आप देख पा रहे हो उसे इजीली आप समझ सक रहे हो कि म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस कंपनी के स्टॉक में। यहाँ पर कंटिन्यूसली आपको देखने के लिए मिलेगा कि फंड्स ने, लगभग ज़्यादातर फंड्स ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है, और ये चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर। अब इसी सेक्टर से एक और स्टॉक ले लेते हैं दोस्तों, सिप्ला। यहाँ पर सिप्ला भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी मुझे पर्सनली लगती है, और अगर इसके की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 5 वर्षों का जो इसका लो है वो 355 रुपीज़ का है, और हाई की बात करें तो 1185 का है। तो यहाँ पर भी आपको बड़ी एक रेंज देखने के लिए मिली है। इसके अगर हम फंडामेंटल्स की तरफ चलें तो यहाँ पर सेक्टर अगेन सेम है, हेल्थ केयर सेक्टर से मैंने इसे पिक किया है। फार्मास्यूटिकल का जो हमारा इंडस्ट्री है उसको ही मैं रेफर कर रहा हूँ। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये कंपनी का स्टॉक आधे % के आसपास का डिविडेंड यील्ड रखता है, लेकिन अगर हम पीई की बात करें तो इंडस्ट्री पी के हिसाब से आपको इस कंपनी का स्टॉक जो है वो सस्ता मिल रहा है। तो इसके फंडामेंटल्स अगर हम बोले, यानी कि वैल्यूएशन की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं सन फार्मा से ज़्यादा बेटर लग रहा है आज के डेट में। रिजल्ट्स की बात करें, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, तो यहाँ पर कंपनी ने जो है वो 800 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया हुआ है। ये जो नंबर है कंसिस्टेंटली बढ़ता हमें दिखा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो प्रमोटर्स के पास 30% के आसपास का है, और बाकी पब्लिक एफआईआई और डीआईआई के पास। और कौन से बड़े नाम जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट पेंशन फंड ऑफ नॉर्वे जुड़ा हुआ है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और यूटीआई जैसे बड़े नाम जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें मार्च 2023 की, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने के लिए मिला है, और इस वजह से शायद रिसेंटली हमने स्टॉक पे माइनर करेक्शन भी देखा। लेकिन करंटली अगर आप देखोगे तो होल्डिंग्स जो है वो कंपनी इसने जीरो नहीं कर दी है,
तो यहाँ पर कंपनीज जो है, म्यूचुअल फंड्स जो हैं, उनके पास आपको उनके पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स दिखेंगी। और यहाँ पर कुछ नए फंड्स ने भी एंट्री कर ली है। यहाँ पर एनएफओस आते रहते हैं, फार्मा के रिलेटेड, हेल्थ केयर के रिलेटेड, जो इस कंपनी के स्टॉक्स अगेन खरीदते रहते हैं। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं फार्मा के अंदर भी ये कंपनी थोड़ी सी ठीक ठाक लग रही है। अब दूसरे सेक्टर की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि सारी इन्फॉर्मेशन मैं स्टॉक एज के प्लेटफॉर्म को रिफर करके आपको बता रहा हूँ। तो स्टॉक एज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन 360 डिग्री ओवरव्यू हर एक स्टॉक का, हर एक इंडस्ट्री का, सेक्टर का प्रोवाइड करा देता है। इनकी ऐप भी है एंड्रॉयड और आईओएस के लिए, और यहाँ पर वेब प्लेटफॉर्म जिसे मैं रेफर कर रहा हूँ वहाँ पर भी आप इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। इनके 2 तरीके के प्लान्स हैं दोस्तों, एक तो फ्री का है और एक प्रीमियम है। प्रीमियम प्लान्स में आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस मिल जाती है इन्फॉर्मेशन की। अब आप कहोगे कि सर खर्चा कराने की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रीमियम प्लान्स को भी आप इनके फ्री में एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर प्रीमियम प्लान की बात करें तो वहाँ पर मिलता क्या है। देखिए, प्रीमियम प्लान के थ्रू पहले तो आपकी जो एनालिसिस की स्किल्स होती है वो एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो जब भी आपको स्टॉक्स बाय करने हैं या सेल करने हैं। जैसे आप अपनी स्टॉक इन्वेस्टिंग की एंड ऑफ द डे की कोई स्ट्रैटेजी होती है, या तो अगले दिन की आपकी जो ट्रेडिंग स्विंग्स वगैरह की स्ट्रैटेजीज आप क्रिएट करते हो, उन सारी बातों में आपको स्टॉक एज का प्रीमियम प्लान ज़रूर हेल्प करेगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ की बात करें तो आपको इनके ऐप पर देखने के लिए मिलता है कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही है, कौन से ऐसे सप्लाई लेवल्स है, स्टॉक जहाँ पर ट्रेड कर रहा है वो कौन से की लेवल के आसपास कर रहा है। उसी के साथ यहाँ पर आपको स्कैनर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आप अलग अलग स्कैनर्स को यूज़ करके अपने हिसाब से स्टॉक्स को पिक कर सकते हो। और अक्सर स्कैनर्स यूज़ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपको प्री डिफाइंड स्कैनर्स देखने के लिए मिलते हैं, और बहुत ही अच्छी डीप वैरायटी है जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ आपने स्कैन्स कर लिए सस्ते स्टॉक, कुछ आपने स्कैन्स कर दिए डिविडेंड वाले स्टॉक्स, और कुछ स्कैन्स कर दिए ऐसे स्टॉक्स जो ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं, यानी कि अपने नए हाईस को क्रिएट कर रहे हैं। वो सारी स्कैन्स आप स्टॉक एज के प्रीमियम प्लान्स पे बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हो। रिपोर्ट्स आपको मिल जाती है जिसमें केस स्टडी, कॉन कॉल एनालिसिस, आईपीओ नोट्स, इन्फोग्राफिक्स, वीकली स्टॉक्स टू वॉच, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं स्टॉक एज रिपोर्ट सेक्शन में। स्ट्रेटजीज की बात करें, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज को प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन स्कैन्स को सेग्रीगेट करके बना सकते हैं, जिससे आपको अच्छे विनिंग स्टॉक्स को पिक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। मार्केट ब्रीथ की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है कि मार्केट का जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल वो किस तरीके का है, और निफ्टी 50, निफ्टी 500 स्टॉक्स की अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मार्केट ब्रीथ वाले सेक्शन के अंदर। तो काफी सारे अन्य फीचर्स भी हैं जो आप इस समय मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब यहाँ पर प्लान की कॉस्ट की बात करें तो जरूर ये 399 रुपीज पर मंथ का है, लेकिन हमारे सारे व्यूअर्स इस प्लान को फ्री में ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक से आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, अपने जो बेसिक डिटेल्स है उसे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कूपन कोड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। कूपन कोड में आपको कूपन यूज़ करना है निवेश 100। कूपन आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, पिंड कमेंट्स में भी मैं दे दूंगा। इस कूपन को जैसे ही आप डालोगे आपका 1 मंथ के लिए ये जो प्रीमियम प्लान है वो फ्री हो जाएगा। आप एक्सेस कर सकते हो और बहुत सारी एनालिसिस इंफॉर्मेशन जो है उसे गैदर कर सकते हो, जिससे आपकी स्टॉक इन्वेस्टिंग जो है वो बहुत सिंपल हो जाएगी, इजी हो जाएगी, और आप बहुत अच्छे डिसीजंस भी इस प्लान के माध्यम से ले सकते हो। तो फ्री का प्लान है यार, ज़रूर ट्राई करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी लिंक के माध्यम से साइन अप कीजिएगा, उस कूपन को यूज़ कीजिएगा, अच्छे से इंस्ट्रक्शन समझ के काम कीजिएगा। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा कि कैसे साइन अप करना है। अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्टर की तरफ। अगला सेक्टर दोस्तों मैंने चुना है एनबीएफसी का। अब एनबीएफसी में सबसे बेटर मुझे लगता है यार L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स की मैं बात करूं तो पहले तो मुझे काफ़ी जो प्राइस है वो सस्ता लगता है। नहीं, ये मैं केवल डबल डिजिट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसे ओवरऑल देखूं तो, जिसकी हम चर्चा अभी आगे करेंगे भी, यहाँ पर अगर हम 5 ईयर लो की बात करें तो 42 रुपीज़ 70 पैसे के आसपास था। 5 ईयर हाई की बात करें तो 176 रुपीज़, ट्रिपल डिजिट के भी इस कंपनी के स्टॉक ने नंबर्स को दिखाया हुआ है। अब फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, यहाँ पर हम डायरेक्टली जंप करते हैं इसके फंडामेंटल्स की तरफ, क्योंकि यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि जो पी है इसका वो इंडस्ट्री पी के हिसाब से आधा है, जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मुझे काफ़ी सस्ता लग रहा है ये स्टॉक पर्सनली। उसके अलावा कंपनी का स्टॉक आधे % के आसपास का डिविडेंड यील्ड भी रखता है। काफ़ी टाइम से एक रेंज में काम कर रहा है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, तो ये भी एक एडवांटेज रहता है, जिससे आगे जब कंपनीज अपने स्टॉक को स्प्लिट करती हैं या बोनस देती हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता दिखा है शेयर होल्डर्स को। रिजल्ट्स की बात करें, यानी कि क्वार्टरली नंबर्स की बात करें,
तो यहाँ पर आपको जो नेट प्रॉफिट है उसमें कोई भी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने के लिए नहीं मिलती, लेकिन ये इंक्रीमेंटल स्टेज पर ज़रूर है, जिस वजह से मुझे लगता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं एकदम करेक्ट तरीके से प्लेस्ड है उनके लिए, जो अभी स्टॉक इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं या तो अभी अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मेरा अपना ओपिनियन है जो मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आपको देखने के लिए मिलेगा 66% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। कौन से ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स का नाम जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो BNP परिवार इन्वेस्टमेंट और LIC ऑफ इंडिया है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको तकरीबन ज़्यादातर केसेस में दिखेगा कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते हुए दिखे इस कंपनी के स्टॉक में। पर ये चीज़ें दोस्तों टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो आपको पीरियडिकली चेक भी करनी पड़ेगी। लेकिन डिविडेंड लवर्स के लिए एक और स्टॉक है इसी सेक्टर से, जिसका नाम है दोस्तों IRFC। यहाँ पर IRFC की बात करें दोस्तों तो भले ही आपने देखा होगा कि कंपनी बहुत ही नई है, मतलब इन केस ऑफ स्टॉक लिस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का IPO आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो आपको जो 5 ईयर का हाई देखने के लिए मिलेगा वो 37 रुपीज़ के आसपास का मिलेगा। 5 ईयर का लो जो है वो 19 रुपीज़ 30 पैसे का देखने के लिए मिलेगा। फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पर आप सारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं उससे देखोगे तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अच्छी लगेगी। लेकिन इसी के साथ जो डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो है 4.97% का। तो ये डिविडेंड लवर्स के लिए फेस वैल्यू 10 रुपये की है कंपनी के स्टॉक की। क्वार्टरली रिजल्ट्स को एक बार देख लेते हैं तो हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों उसमें कंसिस्टेंसी बरकरार है। और ये ऐसी कंपनी है दोस्तों जो रेलवेज को फाइनेंस करती है। यहाँ पर गवर्नमेंट की कंपनी गवर्नमेंट को ही फाइनेंस कर रही है। NPA का तो कोई चांस ही नहीं है। NBFC होने के बाद भी NPA जो सबसे बड़ी रिस्क होती है NBFC सेक्टर की कोई भी कंपनी पर, वो रिस्क एटलीस्ट इस पर मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको गवर्नमेंट के पास ही दिखेगा। प्रमोटर्स ऑफ कोर्स गवर्नमेंट है 86%। बिग बुल्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज यूजुअल और HDFC म्यूचुअल फंड्स। और अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, होल्डिंग की बात करें तो किस हिसाब की चेंजेस आ रही हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हो। मिली जुली चेंजेस हैं यहाँ पर ज़्यादातर, लेकिन आपको देखने के लिए मिलेगा कि म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स जो है वो बढ़ती हुई दिखी है। यानी कि म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टॉक में एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा की हुई है। उसके बाद दोस्तों IT सेक्टर को उठा लेते हैं, जहाँ पे सबसे बड़ा दिग्गज इन्फोसिस। हाँ, रिसेंटली मैं जानता हूँ इसको लेकर बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट्स खराब हुए हैं, लेकिन दोस्तों गाइडेंस कंपनी कह रही है कि 6 से 7% के आसपास रहेगी या 4 से 7% के आसपास का अनुमान है। लेकिन जितना मैं जानता हूँ ना, मेरे तजुर्बे के हिसाब से 18-20 साल का जो मेरा तजुर्बा है, इन्फोसिस ऐसी कंपनी है जो हमेशा अंडर कमिट करके ओवर अचीव करती है। ऐसा हिस्टोरिकल तो हुआ है, आगे होगा कि नहीं इसकी मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा है तो मैंने एक हिंट दे दिया है आपको। अब इस कंपनी के स्टॉक में मजबूत करेक्शन आपको देखने के लिए मिली है। बहुत ही अच्छी करेक्शन दिखाई है कंपनी के स्टॉक ने, और ये कहीं ना कहीं बहुत सही टाइम है। यहाँ से और ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। ऑफकोर्स ये साल इस सेक्टर की कंपनीज के लिए अच्छा तो नहीं होने वाला है, लेकिन जैसे मैंने कहा SIP वालों के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है। एक साथ तो आप कभी भी 10 लाख रुपए के शेयर नहीं ले पाओगे ना इन्फोसिस के। धीरे धीरे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। 509 रुपये का वैसे यहाँ पर 5 साल का लो है, और 5 साल के हाई की बात करें तो 1953 का है। इसके अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पर नो डाउट कंपनी का जो PE है वो 21 का है, तो ये सस्ता डेफिनेटली है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.34% का है। क्वार्टरली रिजल्ट्स को मैं यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर प्रॉफिट में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। अगर 5,000 या 5,500 करोड़ के नीचे के नंबर आते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें कॉशियस होना है और अपनी SIP में क्वांटिटी को डिक्रीज कर देना है। सिंपल है, ज़्यादा तो कुछ यहाँ पर मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई खतरा होना चाहिए। लेकिन अगर होता है जैसे शेयर बाजार है ये, तो हमें थोड़ा वहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपको 15% प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए, बाकी पब्लिक की। फ्री फ्लोट बहुत अच्छा रहता है कंपनी के स्टॉक में, जिस वजह से इतनी भारी मूवमेंट्स आती रहती हैं। बिग बुल्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो इस रिजल्ट के बाद डेफिनेटली दबाव दिखा है कंपनी के स्टॉक में। म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ा कितना ऑफलोडिंग की है, जिस वजह से करेक्शन भी आई है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जहाँ पर कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जो है वो धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी का प्रोसेस यूज़ करके अक्यूमुलेट कर सकता है। एक अपनी स्ट्रेटजी बना सकता है कि हर 100 रुपये नीचे या 150 रुपये नीचे मैं 2-4 स्टॉक्स लेते रहूँगा, और धीरे धीरे उसका जो पोर्टफोलियो है वो बड़ा बन सकता है। उसके बाद एक सेक्टर ले लेते हैं दोस्तों, जो है ऑफकोर्स FMCG का। और यहाँ पर सदाबहार स्टॉक कभी भी खरीदो किसी भी माहौल में आपको रिटर्न्स बनाकर देता है। अब तक तो ऐसा देखा गया है।
आईटीसी लिमिटेड 400 को एकदम ऐसे लक्ष्मण रेखा बनाकर उसके नीचे ऊपर घूम रहा है कंपनी का स्टॉक। और 5 साल के अगर हम इसके हाई लो की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि कंपनी ने जो लो बनाया था अपना 5 साल का, वो 4 मई 2021 को बनाया था, जहां पर कंपनी के स्टॉक ने 200 रुपए के नीचे की क्लोजिंग भी दी थी। अब फंडामेंटल्स, हालांकि इस कंपनी को कोई सी मार्केटिंग की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि एज अ स्टैंडर्ड जो पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूँ इस वीडियो में, उसके थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की बात करें, पीई की बात करें तो आपको बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलेगा। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.88% का डिविडेंड यील्ड रखता है इस कंपनी का स्टॉक, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर इनके बिजनेसेस इस तरीके के हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ही अच्छा बनाती है कंपनी। तो 5,000 करोड़ के आसपास के नंबर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे इस कंपनी के, जो कंपनी ने ऑफकोर्स पिछले क्वार्टर में यहाँ पर पब्लिश किए थे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है वो पब्लिक की देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग नहीं है। पब्लिक के अंदर ऑफकोर्स सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। एफआई, DI की। बिग बुल्स की बात करें तो यहाँ पर LIC और न्यू इंडिया एश्योरेंस फंड का बहुत ही अच्छा परसेंटेज का होल्डिंग है। और म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो रिसेंटली तबादला म्यूचुअल फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी के स्टॉक की जो अलोकेशन है उसे बढ़ाई है, एक्यूमुलेशन की है, जिसका जो परिणाम है वो कंपनी के स्टॉक में भी देखने के लिए मिला है। मुझे याद है बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे जब मैंने इस कंपनी के स्टॉक को कवर किया था, ये एक हाथी है, यहाँ पर पैसा लगाना वेस्ट ऑफ कैपिटल है। तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़े से पेशेंस रखने पड़ते हैं और उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है, एक लहर आती है जो किसी भी स्टॉक के प्राइस को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती है। अगर कंपनी अच्छी, उसके फंडामेंटल्स अच्छे, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उस केस में आपके पेशेंस आपको सिर्फ रखने हैं और उसके बाद आपको उसके रिजल्ट्स ज़रूर मिलते हैं। उसके बाद अगले सेक्टर की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो है बैंकिंग सेक्टर। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चल रहा है ना आजकल, वो है कोटक बैंक। तो एक विनर ले लेते हैं पहले, कोटक बैंक, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट जो है अच्छी आती है। 1600 1650 की रेंज में जाता है, दोबारा 1900 2000 के रेंज में आ जाता है। यहाँ पर कंपनी के अगर हम 5 ईयर्स के लो और हाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखो कि जो 5 ईयर लो है कंपनी का, वो ऑफकोर्स 2020 का था 1000 रुपये के आसपास का और 2250 के ऊपर का 52 वीक हाई है। और फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पर पी जो है वो ऑफकोर्स थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी रिसेंटली कंपनी के स्टॉक में अच्छा रनअप आया है, जिस वजह से थोड़ा सा महंगा ज़रूर हो गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा, स्टॉक SIP के लिए हम देख रहे हैं तो उसमें महंगा सस्ते का थोड़ा हमें मिक्स बैग रखना पड़ता है। डिविडेंड यील्ड इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस कंपनी के स्टॉक का, 0.06% का है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली ये नंबर्स भी कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री हैं, इनमें आपको कहीं पे भी कोई बड़ी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 4000 करोड़ के अंदर के नंबर हैं, जो ठीक ठाक नंबर मुझे लग रहे हैं। और शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रमोटर्स के पास 26% के आसपास की होल्डिंग दिखेगी। बिग बुल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम देखने के लिए मिलेंगे। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी फंड्स ने इस कंपनी के स्टॉक में एलोकेशन बढ़ाई है, जिसका इम्पैक्ट सीधा हमने स्टॉक में देखा है। पिछले 1 महीने में भी आपको बहुत ही अच्छा रनअप इस कंपनी के स्टॉक ने कहीं ना कहीं दिखाया है। लेकिन ये सेक्टर ना बहुत ही हॉट सेक्टर रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एक दिग्गज ले लेता हूँ, जो है ICICI बैंक। ICICI बैंक के स्टॉक ने भी लगभग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कभी भी निराश नहीं किया है। जिन्होंने पेशेंस नहीं खोए हैं, इस कंपनी के स्टॉक से उन्होंने पैसे बनाए हैं। इसके 5 ईयर लो की बात करें दोस्तों, 250 रुपए के आसपास का लो और 956 का हाई। और फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन पर इस स्टॉक का प्राइस जो है वो देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि पीई की बात करें तो 19.54 का, इंडस्ट्री पी 18.36 का है। डिविडेंड यील्ड केवल आधे % का रखता है। और की रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट जैसे नंबर्स को अगर आप रेफर करते हो तो उसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। शेयर होल्डिंग की बात करें, यहाँ भी पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा माल है, यानी कि सारा माल पब्लिक के पास ही है। काफ़ी सारे नाम एज अ बिग बुल्स एसोसिएटेड हैं। म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर ज़्यादातर रुझान एक्यूमुलेशन का दिखेगा। म्यूचुअल फंड्स भी कहीं ना कहीं अपना एक्यूमुलेशन कर रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। तीसरा दिग्गज बैंकिंग के अंदर ऑफकोर्स HDFC बैंक है। अब यहाँ पर इस सेक्टर में से दोस्तों मैंने 3 कंपनियाँ रखी हैं, क्योंकि बहुत ही डायनामिक सेक्टर है ये। देखिए, यहाँ पर एक खबर आ जाती है जो इस पूरे मार्केट को, इस सेक्टर को हिला भी सकती है। ये सेक्टर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में, तो उस वजह से मैंने यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन को थोड़ा ज़्यादा कंसीडर किया है। इसके भी अगर 5 वर्ष के अगर हम लो और हाई को देखें तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 738 रुपीज़ का लो था और 5 ईयर हाई की बात करें तो 1725
का है, जिसके आसपास कंपनी का स्टॉक अभी इस समय ट्रेड भी हो रहा है। पी की बात करें तो यहाँ पर 20.26 का है, और अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये इसी सेक्टर के अंदर थोड़ा सा बेटर है, जिसकी भी चर्चा मैंने की, 1.14% का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें यहाँ पर तो प्रमोटर्स के पास ऑफकोर्स 25% के आसपास है, और बाकी पब्लिक के पास है। जो बड़े बड़े नाम है वो आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि कंपनी के स्टॉक में म्यूचुअल फंड्स ने अपनी एक्यूमुलेशन जो है उसे इंक्रीज किया हुआ है। अब आखिरी सेक्टर और स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो ऑटो सेक्टर से है, ऑफकोर्स टाटा मोटर्स। टाटा ग्रुप से कुछ ना कुछ मुझे ऐड करना था बिगिनर्स के लिए, तो मैंने टाटा मोटर्स को पिक किया है। जिस हिसाब की गाड़ियों के अंदर रिवोल्यूशन ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ना जो थिंकिंग के साथ ये काम कर रहे हैं, यानी कि इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा रोड सेफ्टी की ज़रूरत है, कितने ज़्यादा फीचर्स की ज़रूरत है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उस हिसाब से अगर मैं कंसीडर करूँ और स्टॉक को उसके सामने बराबरी करके रखूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे स्टॉक में कोई अच्छी वैल्यू अनलॉक होती हुई भी दिख रही है। ऑफकोर्स इनके ऊपर डेट है, कर्जा है, वो कैसे ये मैनेज करते हैं उसे देखना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी जानकारी आज पता चल गई दोस्तों, तो ये स्टॉक का प्राइस ये तो नहीं रहने वाला है। यहाँ पर अगर इस कंपनी के स्टॉक के हम 5 ईयर्स लो और हाई की बात करें तो एक बहुत बड़ा हमें यहाँ पर वेरिएशन देखने के लिए मिला है, जो हम सब जानते हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के स्टॉक ने हमें दी थी कुछ समय पहले, जिस समय कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन जिसने वो अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया, पार्टिसिपेट किया, डेफिनेटली आज वो अच्छे प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं। 63.50 का 5 ईयर लो है और 536.70 का 5 ईयर हाई है। फंडामेंटल्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो को मैं साइड में रख रहा हूँ, तो जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर आपको यहाँ पर नेगेटिव का दिखेगा। डिविडेंड कोई खास प्रकार का इस कंपनी का स्टॉक नहीं रखता है। कैसे ही रखेंगे यार, इतना बड़ा कर्जा है, उस पर डिविडेंड देंगे तो दैट डजंट मेक सेंस ना। तो आई थिंक इट इज अ वेरी सेंसिबल ग्रुप, उस वजह से ये लोग डिविडेंड नहीं देते हैं। क्वार्टरली नंबर्स को देखिए, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर आपको दिखा कंपनी ने जो पिछले क्वार्टर में तो प्रॉफिट रिपोर्ट किया, उसके पहले कंपनी थोड़ा कितना स्ट्रगल जरूर कर रही थी। लेकिन ये एक स्टोरी चेंजिंग के हिसाब से ना मैं इस कंपनी के स्टॉक को पोर्टफोलियो में रख रहा हूँ कि यार हो सकता है स्टोरी चेंज हो जाए। बड़े ग्रुप से बिलोंग कर रही है कंपनी, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रमोटर्स के पास जो है 50% से थोड़े कम का हिस्सा है, बाकी पब्लिक के पास है। कौन से बड़े नाम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो LIC एंड ऑफकोर्स राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि कंपनी के स्टॉक में म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, एक्यूमुलेशन की है, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स या बड़े प्लेयर्स भी इस कंपनी के स्टॉक में इंटरेस्टेड है। इन लेवल्स पर उन्हें स्टॉक पसंद आ रहे हैं। अब जो भी स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए दोस्तों, यहाँ पर आप शीट में देख पा रहे हो। अगर किसी को SIP करनी है स्टॉक्स में, तो इस हिसाब की एलोकेशन रख के SIP कर सकता है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आज के रेट में 14,500 यानी कि 15,000 से भी कम का दिख रहा है। लेकिन आप कस्टमाइज कर सकते हो। मैं केवल रेफरेंस पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन आपके साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप में सूझबूझ के साथ काम करें, आप ज़्यादा एनालिसिस करें। मैंने बहुत ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपके साथ कवर की है इस वीडियो में, इस वजह से मैं आपको फ्री का जो ये प्लान है, प्रीमियम प्लान है स्टॉक एज का, वो दे रहा हूँ कि आप अपना होमवर्क करें, समझें और अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से ही स्टॉक मार्केट में किसी भी निवेश का फैसला करें। स्टॉक एज का प्रीमियम प्लान, जैसे मैंने कहा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी के माध्यम से लीजिएगा, ताकि आपको अपनी एनालिसिस और होमवर्क करने में काफ़ी हेल्प मिल सके उस प्लान को लेकर। अगर आपके कोई भी सुझाव है, आपके कोई सजेशंस हैं, आपकी कोई बेस्ट कंपनी से आपके कुछ आइडियाज़ हैं, उसे नीचे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। यहीं पर जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।